नहीं, अपने इसी में लगा सकते हैं ना, ट्रांजिशन लगा दो वो भी है ज्यादातर हो सकता हो गया। चलिए, आज की हेडिंग डाल लीजिएगा CSS प्रॉपर्टीज, या फिर हम इनको बोल सकते हैं रूल्स फॉर चेंज बिहेव एंड स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट। यानी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे HTML एलिमेंट की स्टाइल को चेंज करते हैं या उनके बिहेवियर को बदलते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉपर्टी यूज होती हैं। जैसे हमने कुछ रेगुलर यूज होती है, हमारे सबसे कॉमन जो प्रॉपर्टीज है उनमें हम नंबर 1 यदि हम बोले तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, किसकी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट किस पर चेंज शो करेंगी, वो टेक्स्ट पर शो करेंगे। जैसे एक सिंपल मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर कलर, क्या लिया, तो ये क्या काम कर रही है, टेक्स्ट का कलर चेंज करती है। काफी जगह हमने यूज कर भी लिया है ऑलरेडी। लिखते कैसे हैं, कलर यानी प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद उसकी जो भी आपकी वैल्यू है वो वैल्यू, और सेमीकोलन। तरीका यही रहेगा, किसी भी प्रॉपर्टी को जब भी आप यूज करेंगे तो पहले प्रॉपर्टी का नाम आएगा, उसके बाद वैल्यू, और उसके बाद सेमीकोलन। ऐसे ही हमने लिखा था एक टेक्स्ट अलाइन, क्या था, टेक्स्ट अलाइन। अलाइनमेंट चेंज करने के लिए यहां पर ये जरूर ध्यान रखें कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा क्या रहता है, यदि आप इसका यूज नहीं करें तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप सेंटर करें, राइट करें। जैसे यहां पर मैंने कर दिया, मान लीजिए सेंटर, अब देखो यदि इस टाइप की प्रॉपर्टी है तो इनको तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये तो वैसे ही याद है, हमें पता है कलर है तो कलर बदलेगा, अलाइन है तो अलाइन बदलेगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो यानी इनको तो हम इस टाइप की लिखें भी तो ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, यानी इस टाइप की को तो हम वैसे भी छोड़ें तो भी चल जाता है, क्योंकि कॉमन शब्द हैं और शब्दों से ही उनकी वैल्यू आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब उसमें फिर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यू हो सकती है कि सर उसमें हमारे पास अंडरलाइन हो सकती है, ठीक है ना, नहीं, बोल्ड इटैलिक अलग है, बोल्ड वेट है, टेक्स्ट वेट में आती है, इटैलिक टेक्स्ट स्टाइल में आती है, ठीक है ना, ये आती है अंडरलाइन, ओवरलाइन और एक स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू डायरेक्ट नहीं होती यहाँ पर कोई वैल्यू, जैसे मैं बोलूँ यदि आपको कि किसी टेक्स्ट को मुझे स्ट्राइक थ्रू में शो करना है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर वैल्यू भी फिर स्ट्राइक थ्रू ही होगी, यही है। लेकिन यहाँ लाइन थ्रू होती है, वैल्यू क्या होगी, लाइन थ्रू, ठीक है, हाँ डेकोरेशन में, हाँ ऐसे ही डालते हैं बिल्कुल। तो ऐसे मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अलग से याद रखना पड़ेगा, नहीं बाकी तो बहुत कॉमन शब्द है, तो उनको हम जरूर लिखेंगे।
एक बार लिख लें। एक जो हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप लिख लें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो जितना लिखोगे उतना ही कम है। लिख लिया क्या? लिख लिया। चलिए आगे। ये तो बहुत ही कॉमन है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एक और लिखेंगे, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या बोल रहा था मैं? टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें आप जैसे अंडरलाइन, एक ओवरलाइन एंड टेक्स्ट थ्रू के लिए। तो टेक्स्ट थ्रू जो होता है यहाँ पर, ये किसके लिए होता है? स्ट्राइक थ्रू के लिए। किसके लिए? स्ट्राइक थ्रू। टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे वैल्यू दी मैंने अंडरलाइन। तीन ही वैल्यू हो सकती है, या तो अंडरलाइन हो सकती है, या जैसे ओवरलाइन हो सकती है, जो कॉमन यूज आ रही है। बाकी आपके पास बहुत सारी लाइनें हैं। ऐसे ही टेक्स्ट थ्रू। कितने? तो इनसे जो रिजल्ट मिलेगा, मान लो मेरा जो टेक्स्ट है एक्स वाई जेड, कोई भी टेक्स्ट है जिस पर हमने इसको अप्लाई किया है, तो इसमें तो अंडरलाइन आएगी। इसकी यदि मैं बात करूं तो ओवरलाइन का मतलब ऊपर लाइन आएगी। और इसकी यदि हम बात करें तो स्ट्राइक थ्रू, यानी कि स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीचों बीच से कट हो जाएगा, इस टाइप से।
लिख लिया? चलो जब तक एक और यहीं पर लिख लो, एक टेक्स्ट इंडेंट छोटा सा। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इंडेंट, और इंडेंट से नहीं समझे तो वो लिख लेना स्पेसिंग देने के लिए। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग देने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने वैल्यू दे दी 5 पिक्सल, आराम से। क्या नाम है? वेबसाइट वाले, आराम से थोड़ा। मेरी से ज्यादा आवाज आपकी आ रही है, बिना मतलब ही। पहले पढ़ लो फिर करते रहना आवाज बाद में। गूंज रही है। बिना मतलब की आवाज पॉल्यूशन ही करती है और कुछ नहीं है। क्या? केस सेंसिटिव मतलब? नहीं, इसमें नहीं होते केस सेंसिटिव, एक्सएमएल में होते हैं, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ इन केस सेंसिटिव छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ रहा है ना। सिर्फ फर्स्ट लाइन, ये सिर्फ पहली लाइन में देता है। हाँ, बाकी सब नॉर्मल। जैसे मान लो ये मेरा कोई पैराग्राफ है, ये कॉमन पैराग्राफ है मेरा, ठीक है। अब इस पर यदि मैं टेक्स्ट इंडेंट लगाऊंगा तो ये सिर्फ इसकी जो पहली लाइन है इसी में स्पेस देगा, यानी इसको ऐसे शो करेगा, ये पहली लाइन, बाकी की सारी लाइनें तो ऐसे पीछे से आएगी। वर्ड में वो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, वर्ड में तो एक्चुअल में क्या हमारे पास 4 इंडेंट है। हाँ, लेफ्ट भी अलग है, राइट भी अलग है। अब इसमें यदि मुझे लेफ्ट और राइट से देना है तो फिर मैं मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। हाँ, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन ऐसे। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है इसको हम वर्ड की यदि हम बात करेंगे तो वहां इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो उसी की तरह है ये। अरे 2 अक्षर तो लिखने दो यार, लिखने से पहले देखो ऑनलाइन आगे सर, पहले प्रैक्टिस करवाओ इसकी। मतलब 2 लाइन लिखी नहीं उससे पहले प्रैक्टिस, यार ऐसे नहीं होता है ना, थोड़ा तो लिख लो, 2 4 5 तो प्रॉपर्टी लिख लो, फिर एक एक करके कर लेंगे। और अभी तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लिखी हो जो कि बहुत ज्यादा की कुछ समझने वाली हो। सिंपल अंडरलाइन ओवरलाइन लिखी है। इसमें क्या प्रैक्टिकल है? इनको दिखा दो बस कि हाँ भाई ये लिख दोगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, ये लिख दोगे तो ओवरलाइन, और क्या प्रैक्टिकल इनमें कुछ है भी नहीं। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखा है एक और, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें हमारे पास 3 वैल्यू हो सकती हैं, लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज। भाई सिंपल सी बात है, लोअर केस में तो हमारे क्या हो जाएंगे सारे के सारे फॉर स्मॉल लेटर, और अपर केस में सारे क्या हो जाएंगे आपके?
4 कैपिटल लेटर, सारे के सारे बड़े अक्षर हो जाएंगे। और कैपिटलाइज में वैल्यू हम कैपिटलाइज देंगे तो फॉर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल ओनली। यानी ऐसे समझ लो, देखो वर्ड में इसकी जगह होता है पूरा नाम लिखा जाता है, एमएस वर्ड में इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यदि आपने वहां से लिंक किया हुआ है तो। कैपिटलाइज नहीं, सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस में तो क्या होता है, प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। हम्म। नहीं, ये सेंटेंस है टेक्स्ट ट्रांसफॉर, लेकिन इसमें जब हम ये वैल्यू दे रहे हैं तब की बात कर रहा हूं कि इससे तो क्या होगा कि सभी पूरे सेंटेंस के अक्षर छोटे हो गए। इससे कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट पैरा जो भी है उसके आपके कैपिटल हो गए, लेकिन जब ये यूज करोगे तो इसे वर्ड के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऐसे ही लिख लेना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहां पर लिख दिया, मान लीजिए मैंने अपर केस। तो जो भी अक्षर होंगे यहाँ पर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक्स वाई जेड, सारे कैपिटल हैं। और यहाँ पर यदि आप लिखोगे लोअर केस, तो ये सारे स्मॉल हो जाएंगे। और यहाँ लिख दोगे आप यदि कैपिटलाइज, तो यहाँ पर फर्स्ट अक्षर कैपिटल हो जाएगा और बाकी के स्मॉल हो जाएंगे। देखो कैमल केस और वो हम करते हैं इन प्रॉपर्टीज को लिखने में यूज, ठीक है ना। जैसे हमारा पहला अक्षर जब कैपिटल होता है, बाकी के सारे स्मॉल, तो इसको हम कैमल केस बोलते हैं, ठीक है। और जो हम ये डैश लगा के यूज कर रहे हैं इसको हम कबाब केस बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, कबाब केस। ये जो लिखा है हमने टेक्स्ट डैश ट्रांजिशन, इसको हम बोलते हैं कबाब केस, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग है। और एक ऐसे भी होता है हमारा, जैसे क्या बोलते हैं, हाँ सारे नहीं, सारे ये स्मॉल भी होते हैं और पहला स्मॉल बाकी के सारे कैपिटल, ऐसे। तो ये लिखने के तरीके होते हैं इस केस को। अब वो सारे नाम मुझे भी याद नहीं, कबाब है, कैमिल है, लोअर है, अपर है, हर जगह अलग अलग तरीके के यूज होते हैं। और हमारे ज्यादातर यदि हम बात करें वेब डेवलपमेंट में, तो कबाब केस सबसे ज्यादा यूज होता है। एक अंडर स्कोर के साथ लिख सकते हैं इसको, वो शायद स्कॉर्पियोन केस कहलाता है। जैसे टेक्स्ट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो उसका भी ये इसीलिए लिखा है ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, ठीक है। ये लो पी और क्यू आर, ठीक है। लिख लिया।
बढ़े आगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसके बाद एक और लिखे हैं, एक है लेटर स्पेसिंग। क्या है? लेटर स्पेसिंग। तो ये यूज होता है आपका प्रत्येक कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग के लिए। सिंपल यदि हम बोले तो कैरेक्टर स्पेसिंग। क्या है ये? कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या लिखी जाएगी? लेटर स्पेसिंग। जितना आप स्पेस देना चाहें उतना दे सकते हैं। ऐसे ही एक होता है वर्ड स्पेसिंग। प्रत्येक शब्द के बीच स्पेस देने के लिए। एक तो होता है पूरे शब्दों के बीच स्पेसिंग, एक होती है कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग। ठीक है, अलग अलग है दोनों। लिख लिया क्या? एक और लिखिए, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो क्या? टेक्स्ट की परछाई शो करने के लिए। इसमें थोड़ी सी वैल्यू की ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो शैडो होती है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। होती है कि नहीं? तो टेक्स्ट शैडो में तीनों कोऑर्डिनेशन एक्स वाई और जेड, हमें पता है हमारी जो शैडो होगी वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो इन कोऑर्डिनेशन की वैल्यू पर डिपेंड करती है।
दूसरा फिर वो शैडो किस कलर की आप शो करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर यहाँ पर कोई भी कलर यूज करोगे। ध्यान रखना, ये तीनों तो क्या है आपके, कोऑर्डिनेशन है। क्या है, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन के लिए। यानी अब मुझे टेक्स्ट शैडो दिखानी है जैसे, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लूंगा, देखो टेक्स्ट शैडो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले ली 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, जो भी आप वैल्यू लेना चाहो। सॉरी, कॉमन ही आता है वैल्यू के बीच में, कभी भी एक ही वैल्यू है। और कलर ले लिया, मान लीजिए मैंने ग्रे, रेड ग्रे कोई सा ही ले लो। COORD, कोऑर्डिनेशन का शॉर्ट में लिख दिया। क्या बोलते हैं, अक्षांश है, कोऑर्डिनेट्स। इसीलिए आवाज ज्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना, कभी कभी हानिकारक होती है ना। अरे तेरी परछाई, तुम खड़े हो, अब तुम्हारी परछाई किस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ लाइट तो है नहीं, तो यहाँ किससे दिखाएंगे हम, हमारे XYZ अक्षांश से ही तो दिखाएंगे। तो जो वैल्यू दे दोगे उसी दिशा में आपकी परछाई दिखेगी। वैसे जनरली हमेशा नीचे की ओर ही आती है, टेक्स्ट में हमेशा नीचे ही शो करेगी। हाँ, नीचे और राइट की ओर झुकाव होते हुए, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट साइड में ही जाएगी। लेफ्ट में कब जाएगी, जब वैल्यू माइनस में लोगे तो वो चीज हम करते नहीं। है, टेक्स्ट को ऐसे तो वो कहते हैं ना, अपने ट्रांसपेरेंसी टाइप में भी दिखा सकते हैं, जैसे सिर्फ दो ही वैल्यू दे दो सर, एक्स और वाई की, तो फिर शैडो नहीं दिखेगी, उस टेक्स्ट का ही एक दूसरी कॉपी टाइप में टेक्स्ट की परछाई टाइप से अलग से दिखेगी। शैडो तो होता है पूरा डार्क कलर दिख रहा है, और उसी को ट्रांसपेरेंसी टाइप में दिख रहा है, तो मतलब सब आपने दो ही, यानी एक तो होता है 2D में दिखाना और एक 3D में। 2D में दिखाएंगे तो सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी, और पूरा 3D दिखाएंगे तो वो पूरा ओवरलैप दिखाएगी, ये डिफरेंस रहता है। चलो इसको दिखा देते हैं भाई, लो इसी में ले लें। क्या क्या डला हुआ है पहले तो इसको चेक कर लो इसमें। इसमें हमारे पास लिंक डली हुई है एक, है ना, कल डाली थी जो है। चलो इसकी जगह पहले कंटेंट, कुछ नॉर्मल कंटेंट ले लेते हैं एक, जिससे अच्छे से आपको दिख जाएगा, बाकी दिखने को तो इस पर भी दिख जाए। मैं सिंपल एक पैराग्राफ ही ले लेता हूँ अभी के लिए। क्या ले लेता हूँ, एक पैराग्राफ। अब आ जाइए CSS फाइल में। इस पैराग्राफ में आप कौन सी फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हो, वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आप ले लो। जैसे हम दे रहे हैं साहब टेक्स्ट शैडो, कौन सी ले रहे हैं, टेक्स्ट शैडो, वैल्यू ले ली हमने, क्या वैल्यू दी हुई है वही डालें, डायरेक्ट कुछ भी डाल लो आप। 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, और कलर ले लिया रेड।
बस हो गया काम। हाँ जी, दिख रहा है क्या? ये लो, रेड शैडो देख सकते हो आप। ठीक है। अब ये जो बात कर रहा था मैं 2D 3D की, तो देखो मैं तीन वैल्यू की जगह दो ही वैल्यू देखता हूँ। क्या देता हूँ? दो ही वैल्यू ले लेता हूँ एक बार के लिए। सर मैं तो, मेरे को सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन में ही शो करनी है। तो आप एक्स और वाई की वैल्यू ले लो, सेव कर दो और वापस इसको रिलोड करो। तो अब ये पूरी तरह से जो शैडो टाइप में, इसकी जगह देखो आपको ऐसे दिखेगा, रिफ्लेक्ट करता हुआ आपका कंटेंट है। तो ये भी शैडो, लेकिन ये 2D में तो डायरेक्ट ऐसे लग रहा है इसी कंटेंट को यहाँ पर रेड कलर में रिफ्लेक्ट किया गया है। सही है ना? क्या? उसके उसके अकॉर्डिंग करें, वैल्यू पे ही अपने आप है। अब की सर मैं तो कलर बदल देता हूँ, अच्छा जो दिखता है। जनरली आप जो सही से यूज करते हैं, तो देखो मैं इसको वापस 5 पिक्सल ले रहा हूँ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हम ज़्यादातर जो शैडो के लिए कलर यूज होता है वो ग्रे या लाइट ब्लैक यूज करते हैं। ठीक है ना? ऐसे होता है, शैडो भी है लेकिन वो थोड़ी कम दिख रही है अब ग्रे कलर में। हो सकता है आप लोगों को एकदम ज़्यादा वो हो, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो देखे भी नहीं। ये भी फर्क पड़ता है। सिंपल है। और कौन सा लेना है, और कोई देखना है देख लो, बाकी तो प्रैक्टिकल सबकी जरूरत है नहीं। ये लो। कौन सा? वैल्यू एक ही लें तो सो ही नहीं करेगा यार। सिंगल वैल्यू पे कभी आप एक्स एक्सिस पे ही शो करोगे, कोई वैल्यू कैसे शो कर जाएगी? आपके सर के ऊपर सन आ गया, आपकी परछाई शो करेगी क्या आपको? है? नहीं करेगी, आपके नीचे ही ढकी रहेगी, वो नहीं शो करेगी। ये देखो, ऐसे ही होता है भाई। अपने सोचने से कुछ नहीं होता है, चीजें तो कॉन्सेप्ट से ही काम करेंगे। मैं सोच लूँ नहीं सर इसी को मैं कुछ और बना दूँ तो नहीं हो सकता। वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सर, 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, वो आपकी मर्जी है, जैसे कर सकते हो। और दूसरा हम ले लेते हैं, चलो एक मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन का। टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें भी वैल्यू हम ले लेते हैं टेक्स्ट थ्रू। कौन सी? टेक्स्ट थ्रू, जिससे आपको स्ट्राइक थ्रू वाली चीज समझ में आ जाएगी। ये ले लिया, तो इससे स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा आपका कंटेंट। क्या हुआ? सेव नहीं हुआ था क्या? क्या दिक्कत होगी? अभी भी स्ट्राइक थ्रू कैसे नहीं हुआ? कहीं स्पेस वगैरह तो नहीं लग रहा है, देखना। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट शैडो, एक बार इसको मैं THROUGH थ्रू भी सही है। डेकोरेशन, एक मिनट देखो, स्पेलिंग का ही फर्क होगा कोई ना कोई का, और कोई फर्क नहीं है। अभी भी नहीं ले रहा है। कहाँ पर? नहीं सही है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो तो मैंने चेक करने के लिए लिखा है कि डेकोरेशन ले रहा है, प्रॉपर्टी में डेकोरेशन से ले रहा है, इसलिए मैंने खुद ही चेक किया है। वैसे तो यही है और सही भी है। अब ये हो सकता है इसको सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, जबकि करता तो है। चलो कोई नहीं, दूसरा देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा डेकोरेशन का। तो मैं अंडरलाइन लेके देख लेता हूँ, फिर मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है लिखने में। क्या लिख लेते हैं हम? अंडरलाइन लिख लेते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को लिए एक वैल्यू पे नहीं जाए,
बदल के चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी सही है कि, मतलब प्रॉपर्टी सही है, वैल्यू को लिखने में ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओवरलाइन भी चेक कर लो, इसी में ही लो, अंडरलाइन के बाद ओवरलाइन, सॉरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो कुल मिला के टेक्स्ट डेकोरेशन को ही चेक करने में टेक्स्ट थ्रू को एक बार देख लेना, या तो मैं देख लूंगा कि क्या है, कहीं लिखने में कोई प्रॉब्लम है अपनी, यानी वैल्यू लिखने में दिक्कत है, सही आती टेक्स्ट थ्रू है, एक बार डायरेक्ट लिख के देख लेते हैं। एक चीज और मैं चेक कर सकता हूँ कि हाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, टेक्स्ट THROUGH, वैसे तो टेक्स्ट थ्रू दो शब्द हैं तो बीच में तो डैश ही आना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई नहीं, नहीं ले रहा है, कुल मिला के इसी वैल्यू में प्रॉब्लम है, तो इसको हम देख लेंगे बाद में। कहाँ, नहीं तो वो तो टेक्स्ट थ्रू है ना, सही तो है, वो तो जनरली तो यहाँ पर डैश ही आता है, देखो हम जो मेथड यूज करते हैं उनमें ये डैश ही यूज करते हैं, और यही कबाब केस कहता है। क्या, हाँ एक लाइन थ्रू हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट, वो हो सकता है, चेक कर सकते हैं लाइन थ्रू, हाँ लाइन थ्रू ये से आ दिया, एक बार इससे चेक कर लो, यानी वैल्यू में दिख, हाँ ये देखो, मतलब वो लिखने में ही थी, तो यदि हमने वहां पर टेक्स्ट थ्रू लिखा है तो उसकी जगह पे लाइन थ्रू लिख लेना, चेक कर लो एक बार, हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी है 3, मैं भी कर देता हूँ इसमें करेक्ट, एक वैल्यू हमने लिखी है, ये रहा, तो इसकी जगह टेक्स्ट थ्रू हटा के और यहाँ पर क्या कर लें, लाइन थ्रू, बस हो गया काम। हाँ ये स्ट्राइक थ्रू की तरह ही काम करती है, इसीलिए लिखा है स्ट्राइक थ्रू, ये क्या है, लाइन थ्रू, तो ऐसे एक छोटा सा शब्द भी गलत हो जाता है, तो ये वैल्यू होती है, यानी हमने दो जगह लिखा है ये, एक तो ऊपर लिखा है टेक्स्ट थ्रू, एक यहाँ पर भी लिखा है टेक्स्ट थ्रू, तो दोनों को टेक्स्ट की जगह क्या कर लेना, लाइन थ्रू। लिख लिया, और कोई ऐसा हो जैसे चेक करना हो तो देख लें, बाकी तो मुझे लगता नहीं है जरूरत है, देखो कलर में कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट क्योंकि ये हम पहले से यूज कर ही रहे थे, अंडरलाइन ये तीनों होगी, एक आप इंडेंट का देख सकते हैं, इंडेंट से स्पेसिंग आ जाएगी, इसको भी आप कर लें, चलो एक बार इंडेंट का भी दिखा देते हैं, इसी में हमें यहाँ पर स्पेस देना है, यहाँ पर क्या आएगा, स्पेस आ जाएगा, वो कितना स्पेस देना है वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है, ये देखो टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, और वैल्यू दे दी, मान लीजिए मैंने 10 पिक्सल, कितनी, 10 पिक्सल, तो इससे आपके जो लाइन है उसमें स्पेसिंग आ जाएगा 10 पिक्सल, अभी तो एक ही लाइन है इसलिए हल्का सा आया है, देखो छोटा सा बढ़ गया है, पहले इतना था देखो, चलो 2-3 लाइन लिख लो कोई बात नहीं, वैल्यू बढ़ा दो इसको, जो थोड़ा ज़्यादा स्पेस अलग से दिख जाएगा, 50 पिक्सल कर दो, ठीक है, और यहाँ पर 2 4 5 लाइनें लिख दो, यहीं पर मैं लाइन ब्रेक दे देता हूँ ना, हाँ जी, अब मेरे पास 3 लाइन आएंगी, फर्स्ट पैराग्राफ अलग लाइन में आएगा, ऑफ अलग लाइन में आएगा, और वेबसाइट अलग लाइन में आएगा ऐसे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की बजाय तो ये ठीक है, अब इस पे ये ले जाएगा, सॉरी,
ये देखो, ठीक है। तो यानी स्पेसिंग जो दिया है वो सिर्फ कौन सी लाइन में दिया है, पहली इस लाइन में दिया, तो इसीलिए हमने लिखा फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है ना। तो ये पहली लाइन का स्पेसिंग हो गया। और देख लें एक बार, इंडेंट के बाद में लोअर केस अपर केस इनको भी चेक कर सकते हो आप, इनमें तो कोई इशू है भी नहीं, लोअर अपर तो सेम ही है। कैपिटलाइज कर सकते हुए, कैपिटलाइज में जैसे एक कंफ्यूजन ये रह जाता है कि सर सेंटेंस की पूरी लाइन का ही पहला अक्षर या प्रत्येक शब्द का, ये एक डाउट वाला चीज रह जाती है, तो इसको भी चेक कर लो। यानी आपको इनको थोड़ा थोड़ा सा चेक कर लेना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और ये हमने यूज किया क्या, कैपिटलाइज। ये लीजिए, सही है। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो इन प्रॉपर्टीज को याद करने के बजाय आप एक बार ऐसे नोटपैड पे निकाल लेना, याद भी हो जाएंगे, और छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन वाली रहती है तो वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा, ठीक है ना। एनिमेशन, हाँ तो एनिमेशन तो अलग से, उसके लिए हमें उसका जैसे एग्जांपल सेट करना पड़ेगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हो या उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ट्रांसमिशन भी है और एनिमेशन भी है, वो भी करेंगे। लेकिन वो टेक्स्ट का नहीं है, वो तो अलग से ही रखना पड़ेगा हमें, एनिमेशन ही रहेगा उसका तो अलग से। हाँ उसमें कि एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक देना, उसकी वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं की स्ट्रोक का, की स्ट्रोक यूज करते हैं। लिख लिया, और नजर डाल लेना। लेटर स्पेसिंग की जरूरत नहीं है, वर्ड स्पेसिंग की भी जरूरत नहीं है, टेक्स्ट सेट हमारा हो गया। तो ये हमारे टेक्स्ट के हो गए सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा लिखें, नंबर 2, फॉन्ट प्रॉपर्टीज। फॉन्ट प्रॉपर्टीज नंबर 2, जिसमें देखो हमने यूज किए हुए हैं, उनमें से बता रहा हूं। एक तो हमने फॉन्ट साइज यूज किया हुआ है, सॉरी इक्वल टू फॉन्ट साइज, टेक्स्ट की साइज के लिए। एक हमने यूज किया हुआ है फॉन्ट फैमिली, किया है क्या, फॉन्ट बदलने के लिए। जनरली हमारे जैसे यूज होने वाले फॉन्टों में आता है कैलिबरी, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन। और नोट पैड पे भी फॉन्ट साइज की यदि हम बात करें, तो नोट पैड पे हम जो फॉन्ट साइज लेते हैं डिफॉल्ट रूप से वो 8 से कितनी होती है आपकी, 72। बाकी आप मैनुअली कितनी भी लिख सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो होती है वो कितनी होती है, 8 से 72। बाकी आप कितना भी लें। एक होता है आपका फॉन्ट वेट, इससे आप करोगे बोल्ड करने के लिए, किसके लिए, बोल्ड के लिए। एक होता है फॉन्ट स्टाइल, तो ये होता है इटैलिक करने के लिए।
यानी ध्यान रहे, हम बोल्ड इटैलिक तो HTML में कर रहे थे डायरेक्ट टैग के साथ, अंडरलाइन भी कर रहे थे, लेकिन यदि हमें यहाँ पर करना पड़े CSS के थ्रू तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये देखो स्टाइल का तो आ गया किसके अंदर आपका, वो सॉरी अंडरलाइन किस में आया, डेकोरेशन में। अंडरलाइन किस में आया, इटैलिक किस में आया है, स्टाइल में। और बोल्ड किस में आया, वेट में। बोल्ड में नॉर्मल भी रख सकते हो, कहीं कहीं पर हमें कि सर पूरा बोल्ड दिखाना है लेकिन कुछ कंटेंट बीच में नॉर्मल रखना है, तो एक वैल्यू यहाँ पर आप नॉर्मल भी रख सकते हो। क्या, नॉर्मल, क्योंकि डिफॉल्ट जो वेट होता है वो नॉर्मल ही होता है। टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट का नाम है ये, तो और भी होते हैं, ये तो मैंने लिखे हैं कि जनरल यूज आने वाले ये 3 फॉन्ट हैं। क्या, बिल्कुल ले सकते हो आप, लेकिन उसके लिए पहले हमें वहां पर जो एड टैग में दिखाना पड़ेगा लैंग एट्रीब्यूट। याद करो हमने मेटा और वो यूज करे थे स्टार्टिंग में ही, HTML के साथ, सॉरी, HTML के साथ हमें शो करना पड़ेगा लैंग एट्रीब्यूट, और इसमें हमें दिखाना पड़ेगा HI, तब ये उस हिंदी फॉन्ट को रीड करके यूनिकोड में शो करेगा। वो होना चाहिए, वैसे तो नहीं करेगा, यदि सिस्टम में है नहीं तो फिर नहीं करेगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा, शो ही नहीं करेगा, कोई भी शो नहीं करेगा। आप लिखोगे तभी, जैसे कृतिदेव और देवलासे से डिफॉल्ट फॉन्ट होते नहीं है, इनको हमें अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। नोटपैड में आप जब कोई भी कोडिंग करने जा रहे हो तो वो हिंदी फॉन्ट शो तभी करेगा जब इंस्टॉल किया हुआ है, और इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑटोमेटिक आपके ब्राउजर, लेकिन ब्राउजर जो शो करेगा वो ब्राउजर आपका यूनिकोड ही शो करेगा, वो कभी भी कृतिदेव और देवलासे शो नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक, वो तो हमारा UTF उसको कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल, तो UTF का काम यही है, किसी भी फॉन्ट को आपको आपकी लैंग्वेज में शो करने के लिए। आसान है ये तो, इनके तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा, बस आपको सिंपल इतना सा रखना है वैल्यू का और इनका एग्जाम्पल। जैसे सर मेरे को फॉन्ट साइज शो करना है तो आपको इतना ही करना है, फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज कितनी रखनी है, उतनी की सर 24 पिक्सल, 24 पिक्सल। ऐसे ही मुझे फॉन्ट फैमिली है, क्या है, फॉन्ट फैमिली, 3 नाम तो हमने वहां लिख दिए, कोई चौथा नाम यहाँ पर ले लो, ऐसा बताओ कोई ऐसे फॉन्ट का नाम जो अलग हो। मैं लिख लेता हूँ, ये लो, डिजिटल 8। क्या है फॉन्ट का नाम, डिजिटल 8। डिजिटल जो वॉच में टाइम आता है ना, उस टाइप का टेक्स्ट दिखेगा आपका, ये फॉन्ट होता है। हाँ बहुत सारे हैं, जैसे 0 है तो 0 जनरली ऐसे दिखता है ना, ऐसे 8 है तो ऐसे, तो इस टाइप का जो फॉन्ट होता है वो फॉन्ट का नाम क्या है, डिजिटल। बहुत सारे फॉन्ट है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। ऐसे ही हमने लिखा है क्या, फॉन्ट वेट, यहाँ पर हमारा बोल्ड हो सकता है, यहाँ पर सेम वैल्यू के लिए, और एक इसमें नॉर्मल हो सकता है। एक हमने लिखा है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, इसमें जैसे इटैलिक, तो ऐसे एग्जांपल हो गए लो, 1 2 3।
बढ़े आगे, लिख लिया होगा। फॉन्ट के बाद नंबर 3 में लिखें बॉक्स प्रॉपर्टीज। तो बॉक्स में तो सबसे पहले आ जाएगी बॉक्स की हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ। हाइट की वैल्यू सेट करने के लिए और विड्थ की वैल्यू सेट करने के लिए इसी में हमने मैक्सिमम विड्थ यूज कर सकते हैं और मिनिमम विड्थ यूज कर सकते हैं। नाम में ही पता चल रहा है। मैक्सिमम विड्थ के लिए और ये मिनिमम विड्थ के लिए। एक हम बॉक्स के अंदर स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं पैडिंग। क्या यूज करते हैं? पैडिंग। तो ये होता है कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच की स्पेसिंग के लिए। कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच की स्पेसिंग के लिए एक बॉर्डर भी यूज करते हैं। इसी में हम दोनों यूज हो जाते हैं, बॉर्डर की विड्थ एंड कलर के लिए। बॉर्डर की विड्थ और कलर। एक मार्जिन भी यूज करते हैं इसी में। बॉक्स के बाहर स्पेसिंग के लिए। बॉर्डर में बॉर्डर की विड्थ, ओ सॉरी, विद WIDD। तो बॉक्स का तो सबको पता है, बॉक्स किससे बनाएंगे हम? DIB टैग से। और DIB टैग के अंदर जो जो प्रॉपर्टी लिख देंगे वो उस बॉक्स पर अप्लाई
हो जाएगी। एक और हो सकती है प्रॉपर्टी, काफी बार ऐसा भी सिचुएशन देखा होगा कि हम सर कोई वेबसाइट आती है, उस वेबसाइट पर कुछ कंटेंट होता है जो उस बॉक्स से बाहर जा रहा होता है। अब या तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं उसको स्क्रॉल करूं तब नीचे शो कर जाएगा, या फिर वो शो ही नहीं करेगा वो बाहर जाने वाला कंटेंट। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। क्या नाम है? ओवरफ्लो। तो एक ये भी लिख लेना, यही लिख लो। ओवरफ्लो। क्योंकि देखो प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, रेगुलर यूज करने वाली ही लिख रहा हूँ, वो तो जो जो याद आ जाती है ठीक है, ये पूछ ली थी। ओवरफ्लो होता है बॉक्स के बाहर कंटेंट जाने पर क्या दिखाने पर, क्या शो किया जाए। इसका लिख लेंगे हम। यानी दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो आप इसको स्क्रॉल कर पाओगे तो नीचे की वैल्यू शो करेगी, या स्क्रॉल नहीं करोगे तो हिडन। क्या हो सकता है दूसरा? हिडन। तो वो टेक्स्ट ही हाइड हो जाएगा, जो बाहर जाएगा दिखेगा ही नहीं। लिख लिया? हाँ। समझा नहीं बॉक्स को। हाँ हाँ। वो तो जूम इन जूम आउट वाला फीचर ही होता है। हाँ, उसके अंदर ही आ जाता है वो। होता है ऑटो फिट के लिए, ऑटो फिट कंटेंट। हाँ, सो ही करता है, उसका नाम है ऑटो फिट कंटेंट। यानी जैसे जैसे कंटेंट कम करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग बॉक्स की साइज छोटी होती जाती है, और कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही बॉक्स की साइज बड़ी होती है। फिर जैसे जैसे लिखते जाओगे बड़ा होता जाएगा। ड्रैग करके तो नहीं करते यार, वो तो आप फिर कोई दूसरे इसमें तो नहीं कर रहे होंगे। एसीआर भरते हैं। हाँ हाँ। वो वो होता है साइज हैंडलर दे रखा होता है, वो तो आप बात कर रहे हो राजकाज पे। राजकाज की जो बात कर रहे हो वहां वो साइज कॉर्नर पर एक बटन दे रखा होता है साइज हैंडलर का, उस पर कर्सर ले जाके हम ड्रैग एंड ड्रॉप, वो साइज हैंडलर। तो वो साइज हैंडलर है, वो इससे नहीं होता है। नहीं, वो फिर आपको जेएस से कर सकते हो। बड़े आगे। ले भाई, इनके भी लिख लो एग्जाम्पल, एक दो के। लिखने क्या, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में ही दिखा देता हूँ बॉक्स को एक को, जिससे ये चीजें आपको पता चल जाएंगी बस, ठीक है ना? हो गया? ये लो, कुछ मत करो, इसी पैराग्राफ को बॉक्स के अंदर डाल लो। सही है क्या? DIV और DIV क्लोज। आवाज नहीं करें यार, या तो बातें ही कर लो, बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स के अंदर क्या आ गया आपका? पैराग्राफ। सॉरी, फॉर्मेटिंग और कर लो जिससे बॉक्स दिखाई दे।
यहीं पर ही DIV लगा सकता हूं क्या, क्योंकि डायरेक्ट अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कितने भी हो तो DIVP कर सकते हैं। टेक्स्ट की एज इट इज रह जाएगी, और यहीं पर अब हम कर देते हैं, एक तो मैं ले लेता हूं बॉर्डर। क्या ले लेता हूं, बॉर्डर, जिससे कि बॉर्डर दिखाई दे। और कितने साइज की ले ली, मान लीजिए मैंने 3 पिक्सल, कितने, 3 पिक्सल, और जिसका मैंने कलर ले लिया सॉलिड रेड, जिससे कि बॉक्स दिख जाए बस। क्योंकि अभी तो हम जब देख रहे हैं तो बॉक्स ऐसे लग रहा है बॉक्स है ही नहीं, जबकि बॉक्स है, ये रहा। तो ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स की साइज पूरी इतनी ही रखनी है, कम रखनी है, वो देख लो। तो उसके लिए यहाँ पर आप इसकी हाइट और विड्थ कर सकते हो। हिसाब विड्थ है, मान लीजिए मैंने कर दिया इसको 100 पिक्सल, ठीक है। हाइट है, ये कर दिया मान लीजिए 100 पिक्सल ही, कोई नहीं, दब गया था, ठीक है। चलो एक बार ये दोनों ही देख लो। क्या, हाँ बिल्कुल, सॉरी, ठीक है। ये हाइट और विड्थ कम ज़्यादा हुई है, तो ये होगी देखो हाइट और विड्थ 100 होगी, विड्थ भी कम होगी और हाइट भी। ऐसे ही आप और ले लें इसमें, एक हमने दिया है पैडिंग, क्या दिया है, पैडिंग। पैडिंग में दे दो जितने स्पेसिंग आप देना चाहो कि सर 20 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दी, ठीक है। अब बाहर कुछ कंटेंट यदि आप लिखें DIV के बाहर, तो आप मार्जिन भी यहाँ दे सकते हो, क्या, मार्जिन। और ये भी मान लीजिए मैंने दे दिया 30 पिक्सल, कितना, 30 पिक्सल, ठीक है। और कौन सा रह गया, जो अभी अभी तो मार्जिन के लिए भी हमें कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो एक बार इसको देखें। अभी सिर्फ आपको पैडिंग दिखाई देगा, एक क्या दिखाई देगा, पैडिंग। पैडिंग का मतलब है ये वाला स्पेस, इस कंटेंट और इस बॉर्डर, ऐसे इधर ये कंटेंट और ये बॉर्डर, चारों तरफ होता है ये पैडिंग का स्पेस। जैसे ही रिलोड करो देखो ये आ गया, मार्जिन भी आ गया। मार्जिन भी क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी वो खाली स्पेस तो दिखा रहा है। तो ये जो स्पेसिंग आई है ये तो पैडिंग की वजह से आई है, और ये बाहर वाली जो स्पेसिंग आई है ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये मार्जिन की वजह से आई है। किसकी वजह से, मार्जिन। ओवरफ्लो के लिए ऐसा करें, या तो बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लें, क्या कर लें, छोटा। जैसे मैं हाइट एक बार के लिए करके देख रहा हूँ कम, जिससे कि मुझे लगे कि यही कंटेंट से काम चल जाए अपना, कंटेंट क्या हो जाएगा, बॉक्स से बाहर आ जाए। तो मैं एक बार कितना करके देख रहा हूँ, 50 पिक्सल। अब देखो जैसे ही थोड़ा सा रह गया है, चलो और कम कर देते हैं, लो 30 कर दो, लो अब तो शायद बाहर आ ही जाएगा, आ गया। अब हमें जरूरत है कि सर इस बाहर आने वाले कंटेंट को, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं हाइड कर दूं या स्क्रॉल कर लूं। स्क्रॉल करके नीचे पढ़ सकते हैं, या फिर इसको हाइड ही कर सकते हैं। तब हम यूज करेंगे क्या, ओवरफ्लो। क्या यूज करेंगे, ओवरफ्लो। और इसमें वैल्यू अभी के लिए मैं दे देता हूं एक बार के लिए हिडन। क्या दे दी, हिडन। तो ये देखो ये कंटेंट क्या हो गया, हाइड हो गया, यानी बाहर जाने वाला कंटेंट आपका हाइड हो गया। दूसरा, इसकी जगह एक वैल्यू और जो दे सकते हैं हिडन की जगह, वो आप दे दो क्या, स्क्रॉल। क्या, स्क्रॉल। तो बॉक्स को आप स्क्रॉल करके नीचे ला सकते हैं, और इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यानी अब ये आ गया स्क्रॉल बटन, और इसी में आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो ये छोटे छोटे से 2-3 फीचर हो गए। तो यानी यहाँ पर ऐसे लिख लेना, देखो ओवरफ्लो की 2 वैल्यू है, मैं यहीं लिख देता हूँ, आप यहीं से उतार लेना, इनके एग्जाम्पल हो गए ये आपके। वह हमने सीधे सीधे लाइन लिख ली और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार। टेक्स्ट वाले लिखे हुए हैं आपने, टेक्स्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहाँ तक लिखना है, ओवरफ्लो तक। टेक्स्ट की तो ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में लिख रखे हैं हमने। बैठ ही जाता हूँ, कोई बात नहीं। लिख लिया। देखो इसी में एक काम और कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड हमने और यूज किया हुआ है, तो बैकग्राउंड कलर वगैरह का भी आप यहीं पर लिख सकते हो। हालांकि अलग से हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, तो उनको मैं अलग से भी लिखा दूंगा कि सर इस बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी में जाके जहां भी आप यूज करना चाहो वहां पर बैकग्राउंड कलर क्या यूज कर लोगे, बैकग्राउंड कलर। रेड हमारी बॉर्डर है तो हमने इसको दे दिया क्या, ग्रीन। सॉरी, यहाँ कॉलन आएगा बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर, ग्रीन। दूसरा, इसी बैकग्राउंड कलर में आप यहीं पर चाहो तो ट्रांजिशन यहीं पे लगा सकते हो, ट्रांजिशन इफेक्ट यहीं पर डायरेक्ट लगाया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप ट्रांजिशन को दिखाना कितनी देर के लिए चाहते हो, किस टाइप से ऑप्शन आते हैं ना उसमें, फ्लाई इन फ्लाई आउट, ठीक है। हाँ वो ही मैं करा रहा हूँ। तो यहीं पर मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा डायरेक्ट, क्या ट्रांजिशन, प्रॉपर्टी क्या दे दी, ट्रांजिशन।
अब इसमें आपको वापस वैल्यू कि ये आपका जो ट्रांजिशन इफेक्ट है किस टाइप से, आपने देखा होगा कि फ्लाई इन होता है, फ्लाई तो वो चलते हैं हमारे जनरली पावर पॉइंट में। ट्रांजिशन तो समझते हो ना, एक से दूसरे कलर में या स्लाइड में जब हम चेंज करते हैं तब हमारे पास में वैल्यू आती है। अब वो कितने ड्यूरेशन के लिए आ रही, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, क्योंकि इसमें आपको 2-3 वैल्यूओं को ध्यान में रखना है, अलग अलग वैल्यू होनी है वो। ठीक है, एक तो टाइमिंग ध्यान में रखनी है कि कितने टाइम के लिए, एक किस टाइप से दिखाना है, इन होते हुए आउट होते हुए इस तरीके से। तो यहाँ फ्लाई इन फ्लाई आउट नहीं आता, यहाँ आता है इजी इन और इजी आउट। क्या आएगा, इजी इन और इजी आउट। अब कलर कौन सा, पहले तो हमारे पास ऑलरेडी कौन सा कलर है बैकग्राउंड में, ग्रीन है। फिर दूसरा वो टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ कलर भी आपको यूज करना है कि अभी तो ग्रीन कलर है, ग्रीन के साथ कौन सा चेंज होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कर लो, देखो 1 मिनट, बैकग्राउंड, एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो, क्या हो, बैकग्राउंड कलर कितनी देर में हो, तो जैसे मान लो मैंने वैल्यू ले ली 2 सेकेंड, और इफेक्ट ले लिया मान लो मैंने इजी इन आउट दोनों कर दिया मैंने, तो क्या कर दिया, इजी इन और आउट। और ये वैल्यू होगी इसकी कंप्लीट, यानी ये हमारी ट्रांजिशन की वैल्यू आ गई कि ट्रांजिशन में हम क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, और कलर चेंज होगा कितनी देर के लिए, 2 सेकेंड के लिए, मात्र कितना, 2 सेकेंड। नहीं, अभी मैं जो ट्रांजिशन लगा रहा हूँ वो बैकग्राउंड कलर पे, क्योंकि मेरे पास बॉक्स है, अब बॉक्स में तो और मैं कहाँ लगाऊंगा, या तो बॉक्स को मूव करवाना है तो फिर वो होता है एनिमेशन, कि मुझे तो सर पूरे बॉक्स को ही क्या करना है, एनिमेशन, तो उसके लिए फिर मुझे अलग से एक की फ्रेम बनाना पड़ता है, तो वो अभी हम आगे करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ कलर के लिए ट्रांजिशन, क्योंकि अलग अलग इफेक्ट होते हैं, आपकी मर्जी है जैसे आप दिखा सकते हो। ठीक है ना। और दूसरा ले लो इसी को, कि अब आप इस कलर को कैसे चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके एक DIV के बाहर जाना पड़ेगा मुझे, कि जैसे ही आप इसके बाहर लेके जाओगे कलर को, तो हॉवर इफेक्ट और लगाना है। ये लो, देखो मेरा जो तरीका है वो अलग है, इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ हॉवर के थ्रू, ये सॉरी DIV, क्योंकि DIV पे ही लगा रहे हैं हम, और क्या लगा रहे हैं इस पर, हॉवर इफेक्ट। क्या लगा रहे हैं, हॉवर। वापस वही कलर चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड, क्या क्या आ गया, GROUND, बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर आप करना चाह रहे हो, अब उसका नाम दे दो। मान लो ग्रीन तो है, तो ग्रीन से मैं लेके जा रहा हूँ ब्लू में, किसमें है, ब्लू में। ये लो, ये एक इफेक्ट आ गया। यानी अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बॉक्स के ऊपर आपको आपका माउस लेके जाना है, तो हल्का ये ट्रांजिशन के साथ, कौन से ट्रांजिशन लिखा है हमने उसके साथ में ये वाला, बैकग्राउंड कलर पर ट्रांजिशन इफेक्ट दिखेगा, कितनी देर के लिए दिखेगा, 2 सेकंड के लिए। कौन सा इफेक्ट नजर आएगा, इजी इन आउट, कि जैसे ही आप अंदर लेके जाओगे ग्रीन से हला कलर चेंज होगा, और फिर आउट होते होते वो किस में आ जाएगा, वैल्यू में। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिकल देख लो। अरे ज्यादा कर लो उसमें, तो वो तो मैंने एक छोटा सा लिया है, लेकिन अब ये माउस पे दिखेगा। सॉरी, हाइट और विड्थ सेट नहीं कर रखी थी प्रॉपर, इसलिए इसके अंदर नहीं आया। इजी, इजी, स्पेलिंग गलत है क्या उसमें, ये 1 मिनट किधर गया, नहीं वो तो सही, हाँ ईज है ये, बिल्कुल सही है, ये रहा। नहीं अब भी कोई, 1 मिनट, अरे मेरे भाई, सेव कर दिया था क्या, और कर लो। 1 मिनट, इसको बॉक्स के अंदर ही ले लेता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि हमने हाइट वेट कम ज़्यादा कर रखी है इसलिए। अरे यार,
नहीं लेगा, वो पूरा ही करना पड़ेगा, याद हट गया कुछ। किधर गया टेक्स्ट? नहीं, ये रहा ना, एक करली ब्रैकेट यहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जब पूरा अंदर ले रहे हैं तो अंदर ही रहेगा। नहीं ले रहा है। कोई नहीं, वो लगाया तो सही था। ओके, यहाँ गलती हो रही थी, सॉरी। अब यही है कि वो मिक्स में करते हैं, जब यहाँ कुछ ना कुछ पहले का रहता है वो छूटता नहीं है। एक बार मैं पूरा टेक्स्ट का भी हटा रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि सिर्फ इफेक्ट को ही दिखाई दे। अब देख लो पैराग्राफ पे तो नहीं है अभी। नहीं, अभी भी बाहर ही लेना पड़ेगा वो तो। ये आ गया। वही था, वो पैराग्राफ पे लग रखा था ऊपर, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया था। टीआईबी, यानी देखो जैसे ही आप अब कर्सर, अभी कुछ इफेक्ट नहीं है, हल्का सा मूव कराओगे जैसे ही, ये क्या लेके जा रहा है, ब्लू कलर की ओर। ठीक है ना? हाँ, तब तक रहेगा वो, 2 सेकंड का ही खेल, और बाहर जाते ही फिर वो हट जाता है अपने आप ही। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके के एनिमेशन बनाए जा सकते हैं। एक तो ये छोटा सा अपनों ने बना के बताया कि इस टाइप से हो सकता है। और 2 सेकंड ये देखो ऐसे। तो ये जो धीमे धीमे आ रहा है, इसी को करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है, ये वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। इसमें आप इजी इन भी ले सकते हो, तो देखो आपको ऐसे लगेगा अंदर की ओर जाते हुए इफेक्ट है। इजी आउट भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, फ्लाई भी ले सकते हो। कई सारी वैल्यू हो सकती है इसमें। ये देखो, अब इजी इन लेके देखते हैं एक बार, तो इससे आपको थोड़ा अलग दिखेगा। हालांकि 2 कलरों में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, 2-3 कलर लो तो और ज्यादा दिखता है। अब देखना, ये है, बहुत स्लो स्लो है, टाइम बढ़ा दोगे तो वही है। अब एक बार इजी आउट करके देखना इसी को ही। तो ये इफेक्टों के अंतर है, कलर को कैसे दिखा रहे हैं बस। क्या ले लिया इसी में, इजी आउट ले लिया, लो। तो ये भी एक कलर है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, जल्दी यानी देखो, इमेज लगाना इसकी जगह, कलर की जगह आप क्या लगा के देखना, इमेज। तो अंतर कैसे समझ में आएगा कि इजी इन जैसे इफेक्ट है तो उसमें तो इमेज क्या है, बाहर से अंदर की ओर जाते हुए दिखेगी। ठीक है? और इजी आउट में क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर आते हुए दिखेगी ऐसे। एक तो होता है जूम आउट और एक होता है जूम इन, इस टाइप के इफेक्ट आपको नजर आएंगे। तो 2 लाइन ये भी लिख लेना आप, जिससे आपको एक इफेक्ट बनाना आ जाएगा, और बाकी के और हम बना लेंगे। एक तो यहां से लिख लेना, ये मैं बाकी की हटा रहा हूँ, देखो ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, ये देखो। यानी ट्रांजिशन के लिए जो हमने लिखा है वो सिर्फ इतना सा लिखा है, ये लो। ये तो बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लेना आप। वो पहले जो दिक्कत कर रहा था वो सिर्फ पी की वजह से कर रहा था, क्योंकि ऊपर हमने जो इफेक्ट डाल रखे थे वो पैराग्राफ पे थे। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही।